सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। ये अपना वेव मोशन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसे टेस्ट मोड में देने की कोशिश कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में। कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया और फिर इसे सॉल्व किया। ठीक है, जो नहीं होता है उसका आके आप सोल्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आपके सामने यहाँ पे सिंपल सा स्टेप लिखा हुआ है। आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप 2019 से लेकर 22 तक के सभी फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते सेशन को। वेव मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि जनरली बच्चे का थोड़ा सा वीक होता है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान है, लेकिन इसे लास्ट में पढ़ते हैं बच्चे और उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन चैप्टर का सवाल सब मुश्किल नहीं होता है। सवाल में क्या बोल रहा है? एन ऑब्जर्वर इज राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल एंड मूविंग टुवर्ड्स अ हिल एट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। अभी से ही एक फीलिंग आपको आ जानी चाहिए। और इन केस अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा ताकि आपका वेव मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ऑब्जर्वर है राइडिंग ऑन अ बाइसाइकिल। तो ये रहा आपका ऑब्जर्वर जो कि आपको मूव कर रहा है टुवर्ड्स द हिल विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विच इज नथिंग बट योर 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक बात है। He hears a sound from a source at some distance behind him directly as well as after its reflection from the hill. तो इस साइकिल के पीछे बेसिकली एक सोर्स ऑफ साउंड है। इस प्रकार से हमने एक सोर्स ऑफ साउंड बना दिया है। ठीक है, अब ये जो है कुछ, और ये सोर्स जो है वो आपको रेस्ट पे है, राइट। ये जो है आपको एफ नॉट फ्रीक्वेंसी लेटर से एमिट कर रहा है। ठीक बात है। तो एक एक तो ये जो ऑब्जर्वर यहाँ जो बैठा होगा, ये जो आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, उसको एक यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा, सुनाई देगा उसको, जो कि एफ नॉट तो नहीं होगा, कोई आपका एफ अपेरेंट ही होगा। उसके अलावा क्या होगा, यही जो आपका सोर्स है ना, ये वाला साउंड आपका जा रहा है इस दीवार से टकरा के आपको ये लौट रहा है और इस ऑब्जर्वर को दोबारा से सुनाई देगा, राइट। तो उसको दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। He hears a sound from a source blah 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 if the original frequency of the sound as emitted by source is 640 hertz, f naught की वैल्यू 640 है, and velocity of the sound in air is 320 meters per second, the beat frequency between the two sounds heard by the observer will be how much? सो बेसिकली हमें F1 माइनस F2 बताना है। तो जो वो पीछे से सुन रहा है उसे हम F1 कह देते हैं, और जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है इसके पास उसे हम F2 कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जब F1 की बात करेंगे तो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? F नॉट क्या होता है? C विच इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ऊपर में आपका ऑब्जर्वर का स्पीड C, नीचे में आपका सोर्स का स्पीड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो आपका ऑब्जर्वर है वो इस समय सोर्स से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये होगा, लेकिन सोर्स आपका रेस्ट पे है, और क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइन को ध्यान में रख सकते हैं। अब एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? तो सर एफ नॉट की वैल्यू, चलिए काम करते हैं, इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग F2 की, कि उसको F2 क्या सुनाई देगा। अब यहाँ पे इस सवाल में खास बात यह है कि ये सोर्स भी स्टेशनरी है और ये दीवार भी स्टेशनरी है। यानी कि अगर सोर्स ने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी एमिट किया है तो ये दीवार भी वही फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी को वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। यानी कि अब क्या है, अब आपका यहाँ से इधर से एक फ्रीक्वेंसी आ रही है एफ नॉट, और अब हमें जानना है कि इस ऑब्जर्वर ने वो F2 क्या सुना है। तो F2 इज इक्वल टू एफ नॉट अगेन C ऑब्जर्वर C सोर्स, राइट। सो अब हमारे लिए ना ये दीवार सोर्स बन जाता है, जो कि अगेन रेस्ट पे ही है, तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अब जो आपका ऑब्जर्वर है, ये जो आपका ऑब्जर्वर है वो इस एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। ठीक बात है, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट F2 माइनस F1, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि F2 बड़ा है F1 से। अब F2 की वैल्यू यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर F नॉट C प्लस वी नॉट बाई C माइनस ऑफ योर F नॉट C minus V naught by C. So you can take F naught by C as common. This is your C plus V naught minus C
प्लस योर वी नॉट. सो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 640. ये आपका है 320 मल्टीप्लाइड बाई, ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स वी नॉट, वेयर वी नॉट इज योर 5. ठीक बात है. अच्छा सर, तो ये आपका कैंसिल होके 2 हो जाएगा. सो 5 2 10, 10 2 20. सो इस सवाल का जो सही जवाब है दैट इज योर 20. 20 इज द बीट फ्रीक्वेंसी. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पूरा एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को क्लियर होना चाहिए ऐसे सवालों में. ओके, नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? Sound travels in a mixture of 2 moles of helium and n moles of hydrogen. If RMS speed of gas molecule in the mixture is root 2 times the speed of sound, then the value of n will be how much? n क्या था? n moles of hydrogen. So basically आपके पास एक mixture है that has 2 moles of helium and n moles of your hydrogen. ठीक बात है. फिर हमसे कहता है कि वी आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर इज रूट 2 टाइम्स योर स्पीड ऑफ साउंड. राइट. अब यहां पे ध्यान से मेरी बातों को समझना. आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस इज योर रूट 3 आर टी अपॉन एम. लेकिन यहां पे कौन सा एम लोगे? यहां पे लोगे इसका, इस गैसियस मिक्सचर का एम मिक्स. राइट, is equal to root 2 multiplied by sound का speed जो होता है that is your adiabatic constant, that is gamma. so gamma RT by again m. तो यहाँ पे भी तो m mix ही लेंगे. तो फायदा यहाँ पे ये हो गया है कि आपका ये जो RT और m है, RT और m वो तो कैंसिल आउट हो गया है. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. सो ये आपको हो जाएगा 3 is equal to 2 multiplied by your gamma. ठीक बात है. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज योर एडियाबैटिक कांस्टेंट. तो भैया एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है 1 + 2 बाई एफ. लेकिन अब एफ की जगह तो लिखोगे एफ मिक्सचर. तो पहले तो चुपचाप से ना ये एफ मिक्सचर सॉल्व कीजिए. सर एफ मिक्सचर हो जाता है N1F1. सो दिस इज योर 2 × हीलियम है मोनोटॉमिक प्लस n मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन गैस डायटोमिक डिवाइड बाई 2 + n. सो दिस इज नथिंग बट योर 6 + 5n डिवाइड बाई 2 + n. ओके, सो दिस इज योर गामा. तो एक काम कीजिए, यहाँ पे गामा की जगह लिखिए 1 + 2 बाई एफ मिक्सचर. सो दिस बिकम्स हाउ मच? ये आपको हो जाएगा 3/2 - 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एफ मिक्सचर विच इज योर 6 + 5n. और ऊपर आपका चल जाएगा 2 + n. क्लियर है. ये आपको हो जाने वाला है हाफ. सो उस 2 को उधर मल्टीप्लाई भी करेंगे. दिस इज योर 6 + 5n. तो ये आपको हो जाएगा 4 4 2 8 and 4 into n. so this becomes how much? ये आपको हो जाएगा n is equal to 2. क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल है. तो आप देख सकते हैं सवाल अच्छा सवाल है. ये जेईई मेंस के हिसाब से ये एक अच्छा सवाल है जहां पे आपका 2-3 कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है. थर्मोडायनेमिक्स का भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से देखिएगा, फॉलो हियर वेरी वेरी केयरफुली. Two waves executing simple harmonic motion traveling in the same direction with the same amplitude and frequency are superimposed. The resultant amplitude is equal to the root 3 times of amplitude of individual motions. ठीक, the phase difference between the two motions is how much? तो ये तो आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है that a net is equal to under root of your a1 square plus your a2 square plus your 2a1 a2 cos of phase difference. अब यहाँ पे हमको कहता है कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर था और जो रिजल्टेंट है दैट इज योर रूट 3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड. तो रूट 3a बोल देते हैं और यहाँ पे भी आपके सब के सब a है. तो ये a² + a² हो जाएगा 2a². दिस इज योर 2a² प्लस योर 2a². दिस इज योर कॉस ऑफ डेल्टा फाई. ठीक, अब यहाँ पे दोनों तरफ को स्क्वायर मार दीजिए. तो यहाँ पे 3a² हो जाएगा, ये 2a². तो इवेंचुअली ये बचेगा आपका a². दिस इज योर 2a² cos ऑफ डेल्टा फाई. तो यहाँ से तो मेरे को भाई साहब डेल्टा फाई की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आती दिखाई दे रही है. क्लियर है. तो सवाल का सही जवाब 60 है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4. अगेन शायद डॉपलर का लग रहा है ये सवाल भी. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है व्हेन अ कार इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर
द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज 100 हर्ट्स। कार ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा था। आफ्टर पासिंग द ऑब्जर्वर इट इज 50 हर्ट्स। अच्छा, सो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है। कार जो है जब इसके लेफ्ट साइड थी मान लीजिए, या फिर कार की जगह यहाँ पे ना एक हॉर्न बना देते हैं। सो बेसिकली जब ये ऑब्जर्वर के तरफ जा रही थी तब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया दैट इज 100, और जब ये ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया है वो है 50 हर्ट्स। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स विद द कार द फ्रीक्वेंसी विल बी डैश वेयर एक्स इज दिस मच। तो इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0, वेलोसिटी ऑफ सोर्स कुछ होगा, अपने को फिलहाल नहीं पता है। हमसे कहता है कि अगर ऑब्जर्वर इस सोर्स के स्पीड में उसके साथ ही मूव करे, उसी के डायरेक्शन में मूव करे, तो बताइए उस ऑब्जर्वर को फिर क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो ये जाहिर सी बात नहीं है कि अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स सेम स्पीड से मूव करता है सेम डायरेक्शन में, तो जो फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, राइट। सो बेसिकली ये जो चीज है ना, ये क्या पूछ लिया आपसे, ये आपसे पूछ लिया है कि भैया एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ही कितनी थी। देखिए कितना प्यारा है, घुमा के पूछा है आपसे। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछा है लेकिन पूछने का तरीका अलग है इनका, राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भैया सबसे पहली वाली बात करते हैं, जब 100 हर्ट्स था, तो 100 हर्ट्स कब था? जब ये आपको एफ नॉट एंड सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सो सी, ऑब्जर्वर का स्पीड तो है ही 0, तो c डिवाइडेड बाई c, और नीचे आपका सोर्स का स्पीड है। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है तो ऑब्जर्वर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो नीचे में नेगेटिव साइन चिपका देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और 50 कब होगा? 50 तब होगा जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था, तो नीचे में इस बारी प्लस साइन लगेगा। हाँ जी सर, एक काम कीजिए, आप जो है एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को जो है आपस में डिवाइड कर दीजिए। सो व्हेन यू डिवाइड दिस, व्हाट यू गेट इज 2 इज इक्वल टू एफ नॉट आपका मर जाएगा, दिस इज योर c प्लस वी एस डिवाइड बाई c माइनस वी एस। सो दिस बिकम्स योर 2c माइनस 2vs इज इक्वल टू c प्लस वी एस। सो c इज इक्वल टू 3vs। तो यहाँ से भैया मेरा vs का वैल्यू आ जाता है c/3। लेकिन हमें इंटरेस्ट किस में है? हमें इंटरेस्ट है एफ नॉट में। तो कोई एक इक्वेशन को उठा के काम तमाम कर दीजिए। एफ नॉट, दिस इज योर c डिवाइडेड बाई c प्लस दिस इज योर c/3। सो ओवरऑल नीचे बन जाता है 4c/3 इस प्रकार से। तो c से c अपना मर गया। सो एफ नॉट इज इक्वल टू 200/3, 200/3। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी नीचे है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो इस तरीके के वेव इक्वेशन में जो आपका वेव स्पीड होता है, दो प्रकार के स्पीड है, एक आपका वेव स्पीड, एक आपका पार्टिकल स्पीड। वेव स्पीड जो होता है दैट इज, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है, ये आपका वेव है बेसिकली, तो ये जो वेव एनर्जी है वो किस स्पीड से आपको मूव कर रही है उसको कहते हैं वेव स्पीड। और ये जो पार्टिकल्स है जो कि आपको एसएचएम कर रहे हैं, जो आपको एसएचएम कर रहे हैं इस वाई डायरेक्शन में, तो इस पार्टिकल की स्पीड को कहते हैं पार्टिकल स्पीड, ठीक है। तो हमसे कहता है कि वेव स्पीड बिकम्स इक्वल टू दी मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड। अब वेव स्पीड होता है ओमेगा बाई के, और पार्टिकल स्पीड, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड का फॉर्मूला वही है जो आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड होता है, दैट इज ओमेगा इंटू ए, उसके मीन पोजीशन पे, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अच्छा, सो ओमेगा से ओमेगा मर जाएगा, के होता है आपका 2π/λ। सो यहाँ से हमको जो वेवलेंथ पूछा है दैट इज योर 2π इंटू ए। हाँ जी सर, और सर ए की वैल्यू कितनी है? एम्पलीट्यूड कितना है? 2 है, तो 2 पुट किया और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर ही था, तो आंसर हो जाएगा 4π सेंटीमीटर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? राइट। तो एक एक चीज अपने को समझ में आना चाहिए, उसी से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होगा।
अच्छा, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी बड़ा ही प्यारा सा एक रिवीजन वीडियो है हमारे पास, जो कि सिर्फ नाम का रिवीजन है, बहुत ही वो डिटेल्ड है, होगा बहुत कम समय में, लेकिन एक एक घंटे के लेक्चर से फार बेटर है। क्या कहता है यहाँ पे, अ वायर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, टू रिजिड सपोर्ट। सो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका इस प्रकार से रिजिड सपोर्ट है, उसके बीच में आपको ये वायर स्ट्रेच्ड है, ठीक बात है, 30 सेंटीमीटर का है। Has its nth and n plus 1th harmonics at इतना and इतना frequency. If tension in the string is this much, its linear mass density is how much? अच्छा, तो भैया जब इस प्रकार का सिचुएशन होता है तो आपका जो nth हार्मोनिक होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, nv/2l। अब देखिए ये सब बेसिक चीजें अपने को याद अगर रहेंगी तभी अपने सवाल को आगे बढ़ा पाएंगे। जहां पे अपना जो वेलोसिटी होता है, वेव स्पीड होता है स्ट्रिंग पे, दैट इज गिवन बाय टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक 400 के लिए और एक 450 के लिए। तो nth फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, एट 400, दिस इज योर 400, n की जगह n ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 12 इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना 450, 450 इज इक्वल टू n प्लस 1 वी अपॉन 2l, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को आपस में डिवाइड कर दे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो 400 बटा 450 कितना हो जाएगा, शून्य शून्य कट गया, 8/9, दिस इज योर 8/9 इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। साफ साफ दिख रहा है कि यहां से n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अब किसी एक इक्वेशन को उठाइए, हमें n की वैल्यू पता चल गई है, तो 400 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, राइट। वी क्या है, टेंशन अपॉन म्यू, टेंशन अपॉन, और म्यू क्या है, म्यू अपना है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे अपना दोबारा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा इट्स लीनियर मास डेंसिटी, हमसे म्यू ही पूछ रहा है, माई फॉल्ट, माई बैड, हमसे म्यू ही पूछ रहा है। सो यहाँ पे तो फिर तो अपना गेम ही खत्म हो गया है, ये आपका हो जाएगा 50, दिस इज योर 100 इज इक्वल टू 100 इंटू लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन की वैल्यू भी दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, दिस इज योर 2700 डिवाइड बाई म्यू, ठीक है। लेंथ की वैल्यू आपको 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 इंटू 100 इज बेसिकली 30 इटसेल्फ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 900 इज इक्वल टू 2700 अपॉन म्यू। सो म्यू की वैल्यू बेसिकली 3 आ जाएगी, सो 3 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन द वेव इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी हाउ मच। वेव स्पीड पूछ रहा है, पार्टिकल स्पीड नहीं पूछ रहा है, वेव स्पीड पूछ रहा है, जो कि ओमेगा बाई के होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ओमेगा बाई के, ओमेगा टी। सो बेसिकली 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 400, यही पूरा पूरा ओमेगा है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 400 यही ओमेगा है, एंड 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 1, यहाँ पे x के साथ जो 1 चिपका हुआ है, सो बेसिकली यही आपका के भी है। तो यहां से साफ साफ देखिए आपका चुपचाप से आंसर ही है ना, 400 है, 400, 7 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए सवाल को, अगेन आपका सवाल डॉपलर से संबंधित है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एको विल बी डैश हर्ट्स इफ द ट्रेन ब्लोइंग अ वेसल ऑफ 320 हर्ट्स इज मूविंग with a velocity of 36 km per hour towards a hill from which an echo is heard by the train driver. Velocity of sound in air is this much. So basically ये situation क्या है, ये situation कुछ इस प्रकार से है कि आपका एक source of sound है, आप तो ट्रेन की जगह इसको source of sound की तरफ पकड़िए, और ये आपको है ना राइट साइड भाग रहा है with a speed of 36 km per hour, तो 5/18 हो जाएगा तो 10, so 10 meters per second, ठीक बात है। इट इज ब्लोइंग अ फ्रीक्वेंसी, ये जो आपको फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है दैट इज योर 320 हर्ट्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये जाएगा इस दीवार से टकराएगा, टकरा के वापस आके ड्राइवर को सुनाई देगा। तो हमसे जो ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना, हमसे वही फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, हमसे वही फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड वो सुनता है उसी को आप यहाँ पे एको बोल रहे हो, तो वो जो साउंड सुन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमसे पूछ रहा है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट तरीका
हमने सीखा है अपने वीडियो में भी, आपने ज़रूर से सीखा होगा अपने कहीं ना कहीं जहाँ से भी आप पढ़ाई करते हैं। सो इसका जो सबसे प्यारा तरीका होता है कि आप मान लीजिए कि ये दीवार जैसी कुछ है ही नहीं बीच में, ये दीवार जैसी कुछ है ही नहीं बीच में, ये आपका इस प्रकार से मूव तो कर ही रहा है, और सेम टू सेम एक और यहाँ पे आप मिरर इमेज ले लीजिए, सेम टू सेम आप यहाँ पे एक और ऐसा मिरर इमेज ले लीजिए जिसका भी स्पीड आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड है, और ये जो फ्रीक्वेंसी f0 थी ये इसको दे दीजिए। अब आप इसको है ना, आप इस चीज को एक नए सवाल की तरह ट्रीट करें कि ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, ये रहा मेरा सोर्स, सोर्स एमिट कर रहा है f0 फ्रीक्वेंसी, तो बताइए ऑब्जर्वर ने क्या सुना, वही आपका सीधे एक बार में आंसर हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू f0 सी ऑब्जर्वर सी सोर्स। यहां पे दोनों एक दूसरे की तरफ ही भाग रहे हैं, तो ऊपर प्लस साइन आएगा और नीचे आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन। क्लियर है? f0 की वैल्यू कितनी है सर? f0 की वैल्यू तो 320 है, 320 है। c की वैल्यू 330, 330 प्लस 10, 330 माइनस 10। सो इफ आई सॉल्व दिस आई विल गेट 340। 340 इज द करेक्ट आंसर, 340 इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लेट अस सी दिस question says the speed of a transverse wave passing through a string of length 50 centimeter and mass 10 grams is 60 meters per second. The area of cross section of the wire is 2 mm square and its Young's modulus is this much. The extension of the wire over its natural length due to its tension would be how much? तो ये अगेन प्यारा सा सवाल है जो कि आपको सॉलिड्स को मिक्स किया गया है अपने इस वेव मोशन के फॉर्मूले के साथ। वेव मोशन का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? वेव स्पीड इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू। और हम सभी जान रहे हैं कि भाई साहब बात को समझिएगा, सपोज कीजिए ये वो वायर है जो कि आपको स्ट्रेच करके रखा हुआ है, स्ट्रेच्ड वायर है, यानी कि वायर के अंदर कोई तो टेंशन टी है। भैया स्ट्रेच किया है तो वायर के अंदर कुछ इलोंगेशन भी आ गया होगा, चेंज इन लेंथ भी आया होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज योर इलोंगेशन। इलोंगेशन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे यही पूछ रहा है, हमसे इलोंगेशन ही पूछ रहा है। तो वो तो हमको पता है ना, टेंशन यानी कि फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर का जो भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा, सो टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस x अपॉन l। हाँ सर, अब ध्यान से फॉलो कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम स्क्वायर कर दे, सो दिस इज योर v स्क्वायर, म्यू आपका हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टेंशन। और टेंशन की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एक्सटेंशन अपॉन एल। तो ध्यान से अगर देखें तो आपका ये एल और ये एल जो है वो कट गया है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से हमसे x पूछा था, सो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर m डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। योर v इज हाउ मच? 60 मीटर्स पर सेकेंड, तो बोले तो 3600। मास कितना है? 10 ग्राम है, यानी कि 10 टू द पावर -2। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड यंग्स मॉडुलस इज 1.2, 10 टू द पावर 11 है ना, सॉरी 10 टू द पावर 11, ठीक बात है। सो ये दोनों शून्य ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको जब इसको कट करेगा तो यहाँ पे आपका 5 बचेगा। सो ऊपर में आपका 36 है, नीचे में हमारा 2 इंटू 12 कर देते हैं और ऊपर जो है 10 टू द पावर -4 भेज देते हैं। सो दिस बिकम्स योर 3। सो दिस इज योर 1.5, बोले तो 15 इंटू 10 टू द पावर -5। सो द आंसर इज 15। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया है और सेशन आपको अच्छा भी लगा है, लर्निंग बहुत मिला होगा। चैनल के साथ बने रहिए। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।